हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेडिंग लगाइए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में हम इसको GOC के नाम से बोलेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब उनका बेस है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसी की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगी जो आगे फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं GOC। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बेसिक सी चीज से। मान लेते हैं मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, इससे मुझे बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर कुछ एक प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, इधर मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट, उधर क्या मेरे पास एक प्रोडक्ट। तो क्या मेरा रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है फिर भी? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको दिखता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसके बीच में एक स्टेप और इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। इसके बीच में क्या बनता है मेरा, इंटरमीडिएट। उसके बाद में जो मेरा इंटरमीडिएट होगा वो मेरे प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, ओके, तो हम जनरली GOC के अंदर इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के मेरे इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंटरमीडिएट बनते कैसे हैं, इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, इसके कुछ प्रोसेस है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला प्रोसेस, इसको मैं बोल सकता हूं होमोलाइटिक फिजन बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन आयोनिक क्लीवेज। नॉन आयोनिक क्लीवेज हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा समझिए, होमोलाइटिक फिजन या फिर नॉन आयोनिक क्लीवेज। मान लेते हैं, देखो हम कर क्या रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, उससे इंटरमीडिएट बना रहे हैं, उससे प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका अलग कंसर्न है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, हम खाली डिपेंड अभी देखेंगे कि इंटरमीडिएट कैसा बनेगा। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है, सपोज मैं लेता हूं A, ये B से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक डॉट आपको दिख रहा होगा, ये A का इलेक्ट्रॉन है, ये B का इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, ये A का इलेक्ट्रॉन, ये B का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा, मतलब बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन A के पास वापस आ जाएगा और ये वाला B के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, A फ्री रेडिकल बनेगा प्लस B फ्री रेडिकल। मैं बोल रहा हूं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या A के पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। B के पास क्या एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये मेरा इंटरमीडिएट स्टेप है। इसके बाद में कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो हम आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे इंटरमीडिएट क्या बने, फ्री रेडिकल। अगर सपोज यहाँ पे कार्बन लिखा होता तो मैं क्या बोलता है इसको, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये मेरा क्या है, लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ये मेरा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट ही तो है, रिएक्टेंट है, बीच में से बॉन्ड टूटा, A के पास अपना इलेक्ट्रॉन, B के पास अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल बना, इससे बन गया मेरा प्रोडक्ट।
ठीक है। ये मेरे पास था फर्स्ट टाइप ऑफ फिजन, होमोलाइटिक फिजन। एक मेरे पास और है, उसको बोलता हूं हेटेरोलाइटिक। सेकंड है मेरा हेटेरोलाइटिक फिजन, और मैं इसको बोल सकता हूं आयोनिक क्लीवेज। आयोनिक क्लीवेज में मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। आयोनिक क्लीवेज में क्या होगा समझते हैं फिर से। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास सेम रिएक्टेंट है, ए है मेरे पास और बी है मेरे पास, ठीक है। ये डॉट जो है बी का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला डॉट मेरा ए का इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक इंक गिर रही है तो इस मार्कर को यूज नहीं करूंगा। क्या मेरा रेड मार्कर सही है? नहीं, रेड मार्कर भी सही नहीं, तो मुझे ब्लू मार्कर ही यूज करना पड़ेगा। आई थिंक ग्रीन मार्कर यूज कर सकते हैं। देखते हैं, ये मेरे पास ए है, ये भी है, ठीक है। इस बार क्या होगा, मेरा आयोनिक क्लीवेज है। पिछली बार क्या था, नॉन आयोनिक क्लीवेज था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम अपने साथ लेके चला जाएगा। तो मान लेते हैं मेरा जो बी वाला था वो एक अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया अपने पास, साथ ही साथ ए का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गया। ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ, जब बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तब ये चीज पॉसिबल है। चलो मान लेते हैं बी मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है। तो इससे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, एक तो ए बनेगा, एक बी बनेगा। अब आप बताइए मुझे, ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही है, साथ के साथ ए का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो इसके पास एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो बी पे मेरा नेगेटिव चार्ज आएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या यहाँ पे आयंस जनरेट हो रहे हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या यहाँ पे आयंस जनरेट हो रहे हैं? बिल्कुल। ये क्या है मेरे, ठीक है। तो मैं इसको जनरली आयंस नहीं बोलूंगा, इसको मैं एक अलग टर्म में डिफाइन करूंगा। इसको मैं बोलूंगा, अगर सपोज मेरे पास कार्बन है उसको पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं उसको बोलूंगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव बनता मेरे पास तो उसको क्या बोलता, इधर मान लेना है कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसको अभी नहीं देखना, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ये क्या बन सकता है, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बो एनाइन बन सकता है, कार्बो एनाइन बन सकता है। और क्या बन सकता है, कार्बीन बन सकता है, कार्बीन। ये सारे के सारे हम बाद में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और क्या बन सकता है बताओ, एक इसमें बन सकता है नाइट्रीन, ठीक है। ये कुछ मेरे इंटरमीडिएट हैं, वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बना सकता हूं। देखो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं मेरे पास, देखो ये जो भी कुछ भी हो रहा है ये बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब ये आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है। तो मान लेते हैं मेरे पास बॉन्ड है, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये दो टाइप से हो सकता है, कौन कौन सा तरीका, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक। तो कैसे कैसे हो सकता है, पहला तरीका होमोलाइटिक, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, उस टाइम लिखूंगा होमोलाइटिक, और मैं क्या लिख सकता हूं, हेटेरोलाइटिक।
ठीक है, दो तरीके से बॉन्ड मेरा ब्रेक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो होमोलाइटिक, होमोलाइटिक में मेरा इंटरमीडिएट क्या बनता है? होमोलाइटिक में मेरा इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल। तो क्या लिखूंगा होमोलाइटिक के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनेगा मेरा? फ्री रेडिकल। ठीक है। हेटेरोलाइटिक में इंटरमीडिएट क्या बनता है? ये सब मेरे इंटरमीडिएट हैं, ये सब मेरे इंटरमीडिएट हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखता हूं कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। सेकंड क्या लिखूंगा? कार्बो एनायन। थर्ड पे क्या लिखूंगा? कार्बीन। आगे क्या लिखूंगा? नाइट्रीन। ठीक है, ये कुछ मेरे इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा, वैसी बात है। वो दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है मेरा होमोलाइटिक फिजन, सेकंड हो सकता है मेरा हेटेरोलाइटिक फिजन। ठीक है, हेटेरोलाइटिक में ध्यान रखें जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन उसी के पास आएंगे ज्यादा। ठीक है, जैसे इसमें बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा थी, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, ये सारा हमने देखा कि रिएक्टेंट कैसे एक इंटरमीडिएट बनाता है, उससे कैसे एक प्रोडक्ट बनता है। अब कोई आपसे पूछे कि सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मुझको बतानी है। ठीक है, प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मुझे बतानी है कि कब मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, कब कम बनेगा, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। ये चीज टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर? किसके ऊपर? इंटरमीडिएट के ऊपर। कौन सा मेरा इंटरमीडिएट बन रहा है? जो प्रोडक्ट होता है वो टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मेरा इंटरमीडिएट कैसा है। अगर इंटरमीडिएट मेरा स्टेबल होगा तो मेरा प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। अगर इंटरमीडिएट ही मेरा अनस्टेबल होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट बन ही नहीं पा रहा है, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, तो अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के इफेक्ट जो मेरे इंटरमीडिएट को या तो स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल बनाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हैं, वो वन बाय वन हम देखेंगे। अब हमको खाली इफेक्ट ही बताना है, चेक करना है, मतलब कि कौन सा मेरा इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाता है, कौन सा अनस्टेबल बनाता है। तो देखते हैं हम वन बाय वन कौन कौन से इफेक्ट हैं जो इंटरमीडिएट को स्टेबल और अनस्टेबल बनाते हैं। आई होप आपको होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन दोनों अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट। क्या रेड मार्केट चल रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक ठाक चल रहा, चला सकते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट। जनरली हम इनको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि इन सबका लेना देना एक इलेक्ट्रॉन से ही है, तो इन सबको हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इफेक्ट हमको पढ़ने हैं तो देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, ये जनरली दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहला है मेरा परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ये सारे के सारे इफेक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इंटरमीडिएट को टेस्ट कर पाए। ठीक है, एक होता है मेरा परमानेंट इफेक्ट, एक होता है मेरा टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, कुछ इफेक्ट मेरे परमानेंट होते हैं, कुछ मेरे टेम्पररी होते हैं। परमानेंट में कौन कौन सा होगा? परमानेंट में होगा सबसे फर्स्ट आता है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकंड में लिखूंगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट,
ठीक है। थर्ड में लिखूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन। टेम्परेरी इफेक्ट में सबसे फर्स्ट लिखता हूं मैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। मैरिक इफेक्ट, ठीक है। सेकंड में लिखता हूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये कुछ मेरे इफेक्ट है। पहला मेरा परमानेंट इफेक्ट, सेकंड है मेरा टेम्पररी इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है। परमानेंट इफेक्ट हम उस इफेक्ट को बोलेंगे जो किसी भी मॉलिक्यूल में परमानेंटली रहे, ठीक है, कभी मिस ना हो। जैसे एग्जांपल से देख ही लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ही कंपाउंड HCl है मेरे पास। HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसे? मान लेते हैं मेरे पास कोई सैंपल है HCl का, उसमें हर एक HCl मॉलिक्यूल इसी कंडीशन में रहेगा। ऐसे तो नहीं है कि आज मैं देख रहा हूं तो ये इस कंडीशन में, कल न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमेशा H पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा। आज देखो कभी भी देखो, ये एक परमानेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। ये जनरली एग्जांपल है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट का, वो हम देखते हैं कैसे है क्या है। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूं कि जो परमानेंट इफेक्ट है वो किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा बना रहता है, लेकिन ये दोनों इफेक्ट जो है ये हमेशा नहीं बने रहते हैं। इतना आप नोट करने के बाद में देखते हैं आगे। हो गया इतना, चलिए इसको मिटाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, चलिए हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ इफेक्ट है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम आई से शो करते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप का होता है और हम आगे देखते हैं कौन कौन सा टाइप होता है। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है, कुछ इस टाइप का सिस्टम। सपोज कार्बन है मेरे पास, इधर इसके क्लोरीन कनेक्टेड है, इधर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ठीक है। इस टाइप का एक सिस्टम है मेरे पास। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, हम सबको पता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, वैसी बात है। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिए, मतलब इसको दे दिए। या डोनेट नहीं बोल सकते इसको, हम ऐसा बोलेंगे थोड़े शिफ्ट कर लिए अपनी तरफ। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज। पूरी तरीके से डोनेट नहीं हुए हैं, बस थोड़ा शिफ्ट हुआ है। चलो, तो इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया कार्बन के पास। तो ये कार्बन क्या चाहेगा कि मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लूं, इससे तो ले नहीं सकता, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इसके पास एक कार्बन एक्स्ट्रा पड़ा इधर, तो ये इससे ले लेगा। तो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। तो क्या ये वाला इफेक्ट उतना ही इफेक्टिव होगा जितना यहाँ पे था? ऑब्वियसली बात नहीं होगा। यहाँ जितनी पावर से Cl इसके इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा था, उतनी ही पावर से ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। खींच पाएगा लेकिन उतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूं पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कि थोड़ा और पार्शियली, थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा लेकिन उतनी पावर से नहीं जितने से ये खींच रहा था। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं, ठीक है। ओके,
ये वाला कार्बन अब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे और पार्शियल आएगा, पार्शियल 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 पॉजिटिव। आई बात समझ में? ये क्लोरीन था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, ओके। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये क्या चाहेगा, मेरे पास कोई और इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उतना नहीं आएगा इसके कंपेयर में, तो इफेक्ट ऑब्वियसली बात, दूर जाएंगे तो कम होगा ही। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐसे ही फिर आगे से आगे ये चलता जाएगा, पार्शियल इस पे और पार्शियल, कम पार्शियल पार्शियल। इस यहाँ पे देखो मैं एक चीज लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सोचे और आंसर दें। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे जैसे मैं इधर जाता जा रहा हूँ इफेक्ट मेरा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है इस कार्बन पे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर इससे कम कम और कम। ठीक है, चलो ये बात हुई। अगली बात हम करते हैं कि जो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे मैं कार्बन से इस क्लोरीन से इधर दूर जाता जा रहा हूं मेरा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूं क्या, एक फॉर्मूला टाइप में कि इंडक्टिव इफेक्ट proportional to 1 upon डिस्टेंस। क्या मैं ये टर्म लिख सकता हूँ क्या, बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस। क्या ये लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू घटता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, रेसिप्रोकल है। अगर ये डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, मान लेते हैं डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू घटेगा। इधर से इधर जा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू घटता जाता है। देखो और ज्यादा पार्शियल हो रहा है, और ज्यादा पार्शियल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक और चीज में क्या लिख सकता हूँ, देखो, आफ्टर 3 और 4 एटम, 3 और 4 एटम इंडक्टिव नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, आफ्टर 3-4 एटम, उसके बाद में मैं इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके आगे जाने पे इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा कम हो जाता है कि इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू मैं कब कब देखूंगा, 3-4 एटम तक देखूंगा, इसके आगे की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आगे इसका मैग्नीट्यूड और कम होता जा रहा है, तो आगे इसका देखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पे आप एरो ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं एरो बोल गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ। तो आफ्टर 3-4 एटम मेरा जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका वैल्यू बहुत कम होते जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ये जो Cl एटम है, कौन सा वाला, ये जो Cl एटम है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, इधर सपोज कुछ भी एक ग्रुप है, ठीक है, G मतलब ग्रुप है, ठीक है, और G जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। G जो है मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो G क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, ऑब्वियसली बात है, अपने इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए किससे, इस ग्रुप से, ठीक है। ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट नहीं किया, बस जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे उनका थोड़ा शिफ्टिंग हुआ इसकी तरफ, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ठीक है। तो इसके पास अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, थोड़ा कम। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे थोड़ा और कम नेगेटिव। तो इसको मैं दोनों तरफ से देख सकता हूं, ठीक है, दोनों तरफ से देख सकता हूं। दोनों तरफ से कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। ये डिपेंड करेगा क्या, कि कब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, कब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इन्हीं दो बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको मैं दो टाइप से डिफाइन करता हूं, ठीक है, दो टाइप से डिफाइन करता हूं। पहला है प्लस आई ग्रुप, कि यहाँ पे ये जो ग्रुप कनेक्टेड है, ये जो ग्रुप कनेक्टेड है, ये ग्रुप कौन से होने चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं डिफाइन कर पाऊंगा ना। अगर मुझे पता होगा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेगा। अगर मुझे पता होगा कि ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके लिए दो सीरीज मेरे पास होती है, एक होती है प्लस आई ग्रुप, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये आप याद करें, एक बहुत बड़ी सी सीरीज है, ये आप याद करें। मैं आपको लिखा देता हूं, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्लस आई ग्रुप, तो आप लिखें, इसमें आएगा, सबसे पहले आएगा CH2 नेगेटिव, फिर आएगा NH2 नेगेटिव, फिर आएगा O नेगेटिव, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर आएगा C R, इसके बाद आएगा मेरे पास CH R, इसके बाद आएगा मेरे पास CH2 R, इसके बाद आएगा मेरे पास CT3 CD3 एंड CH3, ठीक है। आप इसको एक बार नोट करिए बस, बाकी इसमें क्या होता है क्या नहीं होता मैं आपको वन बाय वन समझा दूंगा, ठीक है। इससे अगला वाला हम नीचे इधर ही नोट कर लेते हैं इधर, ठीक है। सेकंड है मेरा माइनस आई ग्रुप, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको क्या बोलूंगा, माइनस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसमें भी आप ऑर्डर नोट करें,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, प्लस आई एंड माइनस आई आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, एन F3 पॉजिटिव, एफ है ये NF3, उसके बाद आएगा NR3 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा SR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा NO2, NO2, उसके बाद में आएगा SO3H, SO3H, उसके बाद आएगा CN, ठीक है। उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OR, इसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH, इसके बाद आएगा फ्लोरीन, इसके बाद आएगा क्लोरीन, इसके बाद आएगा ब्रोमीन, इसके बाद आएगा आयोडीन, इसके बाद आएगा OR, फिर आएगा OH, फिर आएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसके बाद आएगा मेरे पास, देखो चलते जा रहा है, कंटिन्यू है, इसके आगे कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आएगा NH2, इसके बाद आएगा फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुपों में PH से शो करता हूँ। इसके बाद आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो आपको ये सारा ऑर्डर याद करना है। देखो पहला कौन सा है मेरा, प्लस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो कौन सा होगा प्लस आई ग्रुप, मतलब इस टाइप का ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा देखो इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं मेरे पास ए कंपाउंड है इधर कोई, और इस पे बी कंपाउंड है, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज वो ए को डोनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी इसका नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो CH2 ये नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना नेगेटिव नहीं है, बस बता रहा है कि आगे बॉन्डेड है किसी के साथ ये, ठीक है। इस टाइप से CH2 है, NH2 है, O- है, COO- है, CRR, ये वाला इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये हम देखेंगे अगेन, ये हमेशा याद रखें, ये वाला ऑर्डर जो है ये वाला बार बार ये चीज यूज आएगी। अभी हम इसको अगेन एक बार फिर से देखेंगे, ये वाले ऑर्डर को, एक ये वाले ऑर्डर को भी हम फिर से देखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, याद रखें। इसके आगे तो सब कॉमन है, आप याद करें इन सब चीजों को, ठीक है। अभी देख लेते हैं जो जो थोड़े से इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो सकते हैं, आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम यही वाला R, मतलब यहाँ पे CH3 आप एज्यूम कर लो, R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 CH5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एज्यूम करूंगा R की जगह CH3 है मेरे पास, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं चीज लिखने वाला हूँ, देखो मान लेते हैं मेरे पास कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, बड़ा बड़ा बनाते हैं, कार्बन है ऊपर, हाइड्रोजन है इधर, हाइड्रोजन है नीचे, ये मेरे पास एक चीज है, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, सही बात है। इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ डोनेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि जो मेरा मिथाइल ग्रुप होता है, जो मेरा मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग नेचर का था। चलो अब इस ऑर्डर को देखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, ऐसे लिख देता हूं, इधर C है एक तरफ, CH3 है, CH3 है, CH3 है, ओके। सेकंड मेरा क्या है, R की जगह CH3 ले रहा हूं, इधर लिख लो कि R की जगह मैं क्या ले रहा हूं, CH3। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें, R की जगह CH या CH ना लिख के मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कार्बन एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, CH3 एक तरफ, CH3, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ, CH3, ठीक है। और इससे अगले में तो क्या हुआ, मेरे पास ओनली यही बचेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताओ मिथाइल ग्रुप मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। मिथाइल ग्रुप क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मेरा मिथाइल, ओके। तो मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये वाला इधर डोनेट करेगा, ये वाला इधर डोनेट करेगा, तो ये वाला कार्बन इधर डोनेट करेगा। यहाँ पे मिथाइल मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये वाला भी कुछ डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे की तरफ होगा, इसमें इधर होगा। तो ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है मुझे कि ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका क्या प्लस आई ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए इसका प्लस आई, किसका प्लस आई ज्यादा होगा, इससे देन, ठीक है। चलो एक ये ऑर्डर हुआ, एक इस ऑर्डर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डर। देखो क्या है मेरे पास, CT3, T क्या है मेरे पास, T मीन्स होता है ट्राइटियम, T मीन्स होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो बनाता हूं, देखो कार्बन है, ट्राइटियम है, ट्राइटियम है, ट्राइटियम, इधर क्या है कार्बन, D मीन्स ड्यूटीरियम, D मीन्स ड्यूटीरियम, ठीक है। ये मेरे पास सिस्टम है। जो मेरा ट्राइटियम है इसका मास कितना होता है, तो लिखता हूं इधर मैं, मास ऑफ ट्राइटियम ये होता है 3AMU, मास ऑफ ड्यूटीरियम 2AMU, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बताओ, 1AMU, ठीक है। ये इनके मासेस। चलो हमने देख लिया ट्राइटियम का मास कितना होता है 3, ड्यूटीरियम का 2 और हाइड्रोजन का 3। चलो एक चीज आपने पढ़ी होगी हमेशा कि कोई भी मेरा एटम होता है या कोई भी मेरा पार्टिकल कुछ भी होता है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ वाइब्रेशन में होगा इस टाइप से, ये T वाइब्रेट कर रहा होगा, सारी कर रहे होंगे, मैं एक को शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ये D भी वाइब्रेट कर रहा होगा, H भी वाइब्रेट कर रहा होगा। तो आंसर दीजिए मुझे, कौन सा एटम ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, कौन सा एटम ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, ट्राइटियम, ड्यूटीरियम या फिर हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है जिसका मास ज्यादा होगा वो कम वाइब्रेट कर रहा होगा। ट्राइटियम का मास कितना मेरा 3, तो ये मेरा कम वाइब्रेट कर रहा होगा, ड्यूटीरियम थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जो चीज स्टेबल है, जो चीज एक जगह पे बैठी हुई है, तो ये मेरा एक जगह पे स्थिर है या एक जगह पे नहीं बोल सकते, कम वाइब्रेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इलेक्ट्रॉन लेना आसान है तो इधर डोनेट करना भी आसान है। हर ये बात समझ में, इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वाइब्रेट नहीं करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इलेक्ट्रॉन लेना आसान है तो इधर डोनेट करना भी आसान है, इसलिए इसका प्लस आई
सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस ड्यू टू मास। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, एक और हम ऑर्डर देखते हैं, पहले आप ये सब नोट करें फिर हम एक ऑर्डर और देखते हैं। हो गया ये, चलो तो एक ऑर्डर हम फाइनल ऑर्डर और देखते हैं फिर आज का क्लास सेटअप करेंगे। मैं इसको मिटा दूं, चलिए इतना मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर इसको ऐसे मतलब वैसे लिखो CH3 CH3, ये है मेरे पास। एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक है मेरे पास CH3 सॉरी CH3 नहीं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होगा sp3, इस पे sp2, इस पे sp, ठीक है। चलो इतना होगा। इसमें परसेंटेज s कितने हैं 50% परसेंटेज s, इसमें परसेंटेज s कितना होगा 33.33% परसेंटेज s। ऑब्वियस बात है। इसमें कितना होगा सॉरी 50% नहीं होगा इसमें होगा आपका 25%, सॉरी इसमें होगा 25%, ठीक है 50% इसमें होगा 50%, इसमें हाफ हाफ है ना, आधा s ऑर्बिटल होगा आधा p ऑर्बिटल होगा, तो 50% हुआ, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरे पास हुआ। तो ये जब भी बने कंडीशन, या तो आप इससे देखें परसेंटेज s से, ठीक है, या फिर इनके हाइब्रिडाइजेशन से। हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लिख दो, या फिर इसको लिखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp हाइब्रिड एटम को, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिड एटम, ठीक है। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिड एटम, ठीक है। फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिड एटम, ठीक है। ये ऑर्डर मेरे पास फॉलो होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी मेरा sp हाइब्रिड एटम होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्यों होती है मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। इसमें परसेंटेज ज्यादा है, इसमें परसेंटेज s कम है, इसमें परसेंटेज s और कम है। और जब भी मेरी न्यूक्लियस होता है, कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मान लेते हैं s है, इसके बाहर सपोज p मान लेते हैं, तो s इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, इसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा तो इनमें फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। अगर फोर्स ज्यादा लगेगा न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगी। अगर ये ऊपर वाला समझे तो समझे, नहीं इसका कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये देखें जब भी sp मेरा हाइब्रिड एटम होगा तब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी sp2 की, फिर sp3 की, ठीक है। तो आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, कुछ बेसिक्स हमने ऑर्डर देखे हैं, ये ऑर्डर आपको याद करना है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।